क्रोयन। क्रोयन का क्या मतलब है? ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल बाय इट्स सराउंडिंग मीडियम। किसी भी मेटल का खाया जाना, उसे खाता कौन है? उसके इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द का मीडियम जो है। अब बेटे क्रोयन की ही एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर हम रस्टिंग को डिफाइन करें, ईटिंग अवे ऑफ आयरन बाय इट्स सराउंडिंग मीडियम और एनवायरनमेंट। लोहे का खाया जाना, उसके इर्द गिर्द का माहौल जब लोहे को खाना शुरू कर देता है तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। क्रोयन हमने कहा ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल, ये एक जनरल टर्म है आपकी। रस्टिंग जो है ये क्रोयन की ही टाइप, बट इट स्पेसिफाइज आयरन, ये आयरन के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। अब रस्टिंग बेटे तब तक नहीं हो सकती जब तक तीन चीज़ें ना हों: आयरन शीट, वाटर कंटेंट नमी, एयर मतलब ऑक्सीजन। जब तक इनमें से कोई एक फैक्टर भी एब्सेंट होगा तब तक रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। मतलब आप कह लो वाटर है बट नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, हवा मौजूद नहीं है, देन देयर विल बी नो रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है वो नहीं होगी। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर बट नो वाटर, हवा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन पानी नहीं है, देन देयर विल बी नो रस्टिंग। अब उसकी रीज़न है, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है जंग लगने के लिए। अब बेटे आपको पता है कि प्लेन अगर आयरन शीट हो तो हम उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ते, हम उसके ऊपर कोई ना कोई पेंट कर देते हैं, हम उसको किसी न किसी तरीके से हवा के कॉन्टैक्ट से बचाते हैं, और जो भी एरिया हमारा गीला रहता है आयरन शीट का वो गल जाता है, उसको जंग लग जाता है। अब ये वही है कि अगर हम किसी भी तरीके से उसको पानी से बचा लें तब भी जंग नहीं लगेगा, अगर हम किसी भी तरीके से हम उसको ऑक्सीजन से बचा लें, हवा से बचा लें, तो उसको जंग नहीं लगता। अब जंग लगना शुरू कहाँ से होता है? आपने देखा होगा दरवाजे, खिड़कियाँ या कोई भी ऐसी आयरन शीट जिसमें डिज़ाइंस होते हैं, वहाँ पर जंग जल्दी लगता है प्लेन शीट की निस्बत। जिस शीट में डेंट्स होते हैं उसको जंग जल्दी लगता है, स्ट्रेन्स एंड डेंट्स, दाग धब्बे मौजूद हों, वहाँ पर उस शीट को जंग लगना जल्दी शुरू होता है। अब ये वाले जो रीजन होते हैं बेटे, अब इसमें भी आपके केमिस्ट्री ही अप्लाइड है। ये वाले जो रीजन होते हैं, दीज रीजन एक्ट एज एनोडिक रीजन्स।
ये रीजन्स क्या कहलाते हैं बेटे? एनोडिक रीजन्स। ये एनोड के तौर पर काम करते हैं। एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता था। एनोड पे क्या होता है? अब यहां पर भी 2Fe, यहां पर चूंकि ये आयरन पर मुश्तमिल है, एक आयरन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 2 आयरन के इलेक्ट्रॉन एटम से कितने निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? ये तब्दील हो जाता है 2Fe + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी आयरन शीट के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। ये जो आपके आयन बने ये भी आपकी आयरन शीट के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। क्लियर होगी? एनोडिक रीजन पर हमारे पास ये वाला प्रोसेस हुआ। अब दूसरा रीजन उसी शीट पे, वो वहीं पर भी हो सकता है, उससे थोड़ा परे भी हो सकता है, वो कहीं भी मतलब आयरन शीट में हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत दूर होगा, वो बहुत करीब होगा उसके, वो कोई भी रीजन हो सकता है। ये क्लियर कर लो कि जो डेंट्स हैं, जहाँ पे डिज़ाइंस हैं आपके, जो स्टेन्स हैं, वो एरियाज जो हैं वो आपके एनोडिक रीजन के तौर पर काम करेंगे। अब वो रीजन जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, जहाँ पर हवा मौजूद है और जहाँ पर वाटर मौजूद है, खड़ा हो सकता है पानी आयरन शीट पे, या वो लग रही है मुसलसल उस खड़े पानी के अंदर और हवा भी उस तक पहुंच रही है, तो वो वाला रीजन जो है वो एक्ट करेगा एज अ कैथोडिक रीजन। वो किसके तौर पर बेटे काम करेगा? कैथोडिक रीजन के तौर पर। मतलब वो आपका कैथोड बन जाएगा। अब कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है। 4H प्लस O2 प्लस ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आए ये ऐड अप होंगे और हमारे पास बन जाएगा 2H2O। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कहाँ से आए? इसकी तो हमें समझ आ गई कि ये हवा में मौजूद थी। ये वाले जो हैं ये कहाँ से आए? उससे पहले हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देख लें कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होगा। हमारे पास 2Fe न्यूट्रल बेटे प्लस 4H प्लस O2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्टेंट साइड पे हैं, इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब नई शय 2Fe + 2 + 2H2O। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन आ गया। अब क्वेश्चन मार्क वही हमारा कि ये जो 4H+ हैं ये कहाँ से आएंगे? सर हमारी जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, इससे हमारी एनवायरनमेंट के अंदर वाटर भी मौजूद है, या जो पानी है जहाँ से हम कह रहे हैं कि वो इस जंग का बायस बन रहा है, वो पानी जो है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी उसके साथ, तो ये हमारे पास एक एसिड बन गया H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है बेटे, ये जब आयोनाइज होगा H2CO3, ऑन आयोनाइजेशन इट विल प्रोड्यूस 2H प्लस CO3 -2। अब ये वाले जो आपके H प्लस आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं, ये कार्बोनिक एसिड से आ रहे हैं। और कार्बोनिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे बन रहे हैं। अच्छा जी, अब एनोडिक रीजन पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, कैथोडिक रीजन पर आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस हो गया।
अब रिजल्टेंट आपके पास क्या बना हुआ है, अभी तक ये फेरस आयन जो हैं ये मौजूद है। अब ये फेरस आयन बेटे Fe+2 प्लस ऑक्सीजन एटम जो हवा की सूरत में वहां पे मौजूद है, प्लस अनलिमिटेड आपके वाटर मॉलिक्यूल N+2 लिखा हुआ है, 2 + N, N से मुराद नंबर ही है बेटे। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको बैलेंस करें, आपके 2Fe प्लस हाफ O2 हाफ O2, अब हमारे पास एक नई शय बनती है जिसको हम जंग का नाम देते हैं। एक साल्ट बन गया Fe2O3 NH2O प्लस 4H प्लस, Fe2O3 डॉट NH2O प्लस 4H प्लस। अब ये बेटे हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का, जंग का। मेटल वहां से भुरभुरी हो जाती, ब्राउनिश कलर हो जाता है उसका। अब जरा जादू देखें। पहली दफा जब जंग लगता है तो वो जरा आहिस्ता लगता है, ज्यादा अरसे बाद लगता है, लेकिन जब एक दफा उस शीट को जंग लग जाता है तो फिर वो तेजी से फैलता है। ऐसा ही है, फिर आप कुछ भी कर लो उसको बार बार जंग लगता है। उसकी वजह, पहले ये जो H+ आयन थे आपके यहां से आ रहे थे, अब ये साथ साथ हाइड्रोजन आयन बनाता जा रहा है और ज्यादा तादाद में। यहां पर 2 कार्बोनिक एसिड के होंगे मॉलिक्यूल डिसोसिएट, तो वो आपके पास 4 हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। और यहां पे तो एक का ही बनना काफी है, वो अपने साथ साथ 4 हाइड्रोजन आयन बनाता जा रहा है। मतलब अब आपका रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। अब वो रस्टिंग जो है वो तेज हो जाएगी। अब उस मेटल को वो जहां जहां तक फैलती चली जाएगी, जल्दी से जल्दी वो उसको जंग लगता चला जाएगा। जबकि इसकी निस्बत, आयरन की निस्बत जो बाकी मेटल्स हैं ना, खास तौर पे एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम को जंग ना लगने की वजह, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो रस्ट बन रही है। जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर तय बनती है वो कोट बना लेती है उसके ऊपर, वो अगली मेटल को एक्सपोज नहीं होने देती। एक दफा उसके ऊपर वो बन गया आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉरी, वो बन गया, वो अगली मेटल को एक्सपोज नहीं होने देता। जब अगली मेटल एक्सपोज नहीं होती तो उसको जंग भी नहीं लगता। इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में आयरन शीट जो है वो अपने इस साल्ट में तब्दील होती रहती है और नई आयरन शीट जो है वो जल्दी एक्सपोज होती रहती है, तेजी से एक्सपोज होती रहती है, जिसकी वजह से उसको जंग लगने का अमल जो है वो तेज हो जाता है। जिन मेटल्स को जंग नहीं लगता उनमें उनके ऑक्साइड बन के कोटिंग कर लेते हैं। जिन मेटल्स को जंग लगता है, जैसे ये आयरन है खास तौर पे उसकी एग्जांपल, इनमें क्या होता है कि जो साल्ट बना वो अगली मेटल को ज्यादा एक्सपोज कर देता है, उसको जंग लगने का अमल जो है उसको वो तेज कर देता है। दिस इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द रस्टिंग प्रोसेस। अब बेटे इससे बचा कैसे जा सकता है, हाउ कैन वी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं? बेटे पहला तरीकेकार जो आम है वो हम कहते हैं कि हम पेंट लगा दें या ग्रीस कर दें, मतलब बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस। अब इसका बेसिक पर्पस क्या होता है पेंट या ग्रीस लगाने का? पेंट और ग्रीस
ये हवा का कांटेक्ट नहीं होने देता मेटल सरफेस के साथ, प्रिवेंट द कनेक्शन बिटवीन एयर एंड मेटल सरफेस। अब उसी तरह बेटे चूंकि ये पानी को भी नहीं ठहरने देता, तो ये कनेक्शन बिटवीन वाटर एंड मेटल सरफेस जो है उसको ब्रेकअप कर देता है। अब इनके अंदर चूंकि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्टेबलाइजर्स के तौर पर काम करते हैं, वो उस मेटल सरफेस के ऊपर स्टेबलाइज हो जाते हैं, जिस वजह से उस एरिया को ना हवा लगती है ना उसको पानी लगता है, पानी ठहर सकता है, जिस वजह से ये जो रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो उससे हम बच जाते हैं या डिले कर लेते हैं। दूसरा तरीक़ेकार बेटे अलॉइंग। अब अलॉय की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अलॉय बेटे हमने किसे कहा कि ये मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर होता है। अब ये जो आपका प्रोसेस है ये तब हो रहा है जब आपके पास प्योर आयरन शीट है। अब इस प्योर आयरन शीट में आपके पास वाज़े साफ एनोडिक रीजन बनता है। अब उस एनोडिक रीजन की ऑक्सीडेशन होती है। जब ये मेटल है ही इम्प्योर, उसमें खालस आयरन ही मौजूद नहीं, उसमें और मेटल जो हैं वो भी साथ शामिल कर दी गई। अब वो प्योर आपका एनोडिक रीजन नहीं बना, अब वहाँ पर उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, जिस वजह से उस मेटल के टुकड़े की रस्टिंग जो है वो नहीं होगी। आपके पास इसकी आम एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं होते, उनको सैडिंग को हम कहेंगे मेटालिक कोटिंग। एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर तय की सूरत में चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड। अब बेटे जैसे आपकी ये दीगर धातें हैं, सिल्वर हो गया, आपकी टिन हो गई, आपके क्रोमियम हो गया, आपका जिंक हो गया, इनको जंग नहीं लगता, इनको जंग नहीं लगता। कौन कौन सी मेटल्स हैं? जिंक, एसएन टिन और क्रोमियम। अब ये जो मेटल्स हैं इनको जंग नहीं लगता। इन मेटल की आयरन शीट के ऊपर तय चढ़ा दी जाती है। वो किसी भी तरीके से मैंने कहा हो सकती है, वो हम फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीके से भी कर सकते हैं। अब जब वो मेटल उसके ऊपर आ गई, अब आयरन शीट की ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी, वो एक्सपोज तो नहीं है। जब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो उससे क्या होगा? उसको जंग नहीं लगेगा, आप उस क्रोजन के प्रोसेस से बच गए। अब इसमें आपने देखा होगा ये चम्मच वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ा दी गई होती है, जिससे उसको जंग लगने का अमल जो है वो रुक जाता है। बाज़ चीज़ों को जो मतलब नुमाइशी चीज़ें होती हैं उनको सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, सिल्वर का पानी जो है वो चढ़ा दिया जाता है, मतलब सिल्वर मेटल जो है उसके ऊपर कोट कर दी जाती है खूबसूरती के लिए, तो उनको भी फिर जंग लगने का अमल जो है वो रुक जाता है। स्टेन्स, दाग धब्बे जो हैं बेटे, उनको रिमूव कर दिया जाए। डेंट्स जो हैं उनको निकाल दिया जाए। डिज़ाइनिंग की बजाय प्लेन शीट इस्तेमाल की जाए, तो तब जो है ये आपके एनोडिक रीजन नहीं होंगे। जब एनोडिक रीजन नहीं बचेंगे तब उस धात को, उस आयरन शीट को तब भी जंग नहीं लगेगी।